गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और हम इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं। और आपको याद रखना है भारत के जितने भी प्रमुख नदी तंत्र हैं, चाहे उत्तर भारत के नदी तंत्र की हम बात करें, उत्तर भारत में हम जानते हैं भाई एक तो गंगा नदी तंत्र है, सही है, दूसरा सिंधु नदी तंत्र है, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और दक्षिण भारत के भी जो प्रमुख नदी तंत्र हैं एक तो गोदावरी नदी तंत्र, इसके बाद कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र। तो भारत में मुख्य रूप से इन नदी तंत्रों के बारे में ही बात की जाती है और आज हम गंगा नदी के तंत्र को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत में जितने भी प्रमुख नदी तंत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख या सबसे विशेष या प्रमुख रूप से यही नदी तंत्र है। गंगा नदी के तंत्र को ही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप बहुत धैर्य के साथ इस वीडियो को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें भाई, और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और 2 या 3 खंडों में हम इस वीडियो को पढ़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ा नदी तंत्र है और क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो देखते हैं, देखो आप लिख सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र भारत में जितने भी नदी तंत्र हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी तंत्र है और प्रमुख होने के साथ साथ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नदी तंत्र भी यही है। तो आप याद रखेंगे भाई। और नदी तंत्र होता क्या है हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। नदी तंत्र आप कहें या फिर अपवाह तंत्र भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखें, देखो ये जो गंगा नदी तंत्र है भारत के लगभग 1/4 क्षेत्रफल पर, भारत के लगभग 1/4 क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसके द्वारा घेरे जाने वाला जो क्षेत्रफल है वो मुख्य रूप से 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप जानते हैं 32,87,000 क्षेत्रफल तो पूरे देश का है, उसमें से 8 लाख लगभग 2.5, तो ये टोटल जो एग्जैक्ट बैठता है वो 26.2% है। आप ये कह सकते हैं पूरे भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से 26.2% क्षेत्रफल गंगा नदी के तंत्र ने ही घेर रखा है। यानी कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 भाग किसके पास है भाई, गंगा नदी तंत्र के पास है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें मुख्य रूप से जो नदियां हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये 2-3 बातें हैं आपको याद रखनी है। एक बात और आपको बता दूं, ये जो गंगा नदी तंत्र है इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है या फिर जल अधिग्रहण क्षेत्र भी कह सकते हैं, जल अधिग्रहण क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा है भारत में, ये भी क्या है, सबसे बड़ा। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र या फिर भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। तो गंगा नदी का तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र और इसके द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र भी सबसे बड़ा है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, नदी तंत्र तो हमने बात कर ली थी जिसमें प्रमुख नदी और उसकी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाली सहायक नदियां होती हैं, उसी को उस नदी का तंत्र कहते हैं। और उस पूरी नदी के तंत्र द्वारा जितना भी जल मुख्य नदी में गिराया जाता है, गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है भाई, गंगा नदी ही है। यानी कि गंगा नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारे कहां तक के जल को इस नदी में गिराती हैं, उसी को कहते हैं जल अधिग्रहण क्षेत्र। तो आगे मैं आपको पूरा डायग्राम से समझाऊंगा, आप अभी 2 मिनट का वेट करें। आप इस शब्द को ऐसे ही लिख लें अभी, क्लियर है भाई। और देखो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और गंगा नदी मुख्य रूप से 2 देशों में बहती है, मुख्य रूप से 2 देशों में बहती है, एक तो भारत और दूसरा बांग्लादेश, भारत और दूसरा बांग्लादेश। तो ये बात भी आपको याद रखनी है तो भारत की नदी लेकिन बहती भारत और बांग्लादेश में है। और कुछ स्रोतों के अनुसार भारत में इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं 2510 किलोमीटर भी लिखी हुई मिलती है। तो फिलहाल कभी आपसे लंबाई एग्जैक्ट नहीं पूछी जानी, तो आप याद रख सकते हैं भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी बैठती है भाई, 2525 किलोमीटर बैठती है। 2 देशों में बहने के साथ होते हुए भी
जो गंगा नदी है उसे भारत की नेशनल रिवर घोषित किया जा चुका है। तो आप याद रखना, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो भी कौन सी है, गंगा नदी ही है। और इसे नवंबर 2008 में, नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का यानी कि नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया था। आप याद रखना, इस नदी में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और एक दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। दुर्लभ प्रजाति की मछली भी पाई जाती है जो डॉल्फिन प्रजाति की है। कौन सी है भाई, डॉल्फिन प्रजाति की। ये पूछा जाता है आपसे। तो जो इसमें पाई जाने वाली जनरली डॉल्फिन मछलियां खारे पानी में पाई जाती हैं, जबकि गंगा नदी का पानी मीठा है। तो याद रखना, ये जो डॉल्फिन मछली है वो मीठे पानी की डॉल्फिन मछली है और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है और ये 2009 में ऐसा हुआ था। अक्टूबर 2009 में इस जीव को, गंगा नदी में पाई जाने वाली जो मीठे पानी की डॉल्फिन है, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव अक्टूबर 2009 में घोषित किया जा चुका है। ये फैक्ट वाली चीजें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ये 1 लाइन क्वेश्चन आपके बनते हैं। और एक बात याद रखना, ये 2017 की बात है भाई, 2017 की बात है। 20 मार्च 2017 की बात है। इस दिन जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उसने एक तो गंगा नदी और इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, इन दोनों को जीवित मानव का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया भाई, जीवित मानव का दर्जा। तो याद रखना, भारत की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना, इन दोनों को 2017 में हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया है। जितने अधिकार मानव को मिले होते हैं उतने ही अधिकार किसे दिए गए हैं, गंगा नदी को और यमुना नदी को। तो ये कुछ फैक्ट वाली बातें थी। और देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जो बात आपसे पूछी जाती है, मुख्य रूप से जो गंगा नदी है वो तो भारत और बांग्लादेश में है। अगर इसके अपवाह तंत्र की बात करें, अगर इसके नदी तंत्र की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी किन देशों में बहती है, तो भारत और बांग्लादेश। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गंगा नदी का जो तंत्र है वो किन किन देशों में विस्तृत है, तो वो भारत और बांग्लादेश में नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में तो है ही और बांग्लादेश में भी है, लेकिन इन देशों के अतिरिक्त तिब्बत में भी विस्तृत है, यानी कि चीन में भी विस्तृत है ये। और चीन के साथ साथ जो आपका नेपाल है, नेपाल में भी ये विस्तृत है। और नेपाल को तो गंगा नदी तंत्र का, यानी कि गंगा नदी का वाटर टैंक भी कहा जाता है भाई, वाटर टैंक भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है किस देश को गंगा नदी का वाटर टैंक कहा जाता है। गंगा नदी को का नेपाल को क्या कहा जाता है, वाटर टैंक कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये कुछ 1 लाइन क्वेश्चन है। आगे देखो, इसमें हम बढ़ते हैं। अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी का उद्गम भारत से होता है। उद्गम कहां से है, भारत से, जबकि ये अपना मुहाना कहां बनाती है, बांग्लादेश में। भारत से उद्गम होता है और मुहाना कहां बनाती है, बांग्लादेश में। तो ये कुछ फैक्ट वाली बातें हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हमें, देखो, ना तो बांग्लादेश की चीजें पढ़नी, ना ही नेपाल की और ना ही हमें चीन की, हमें केवल किस में पढ़ना है, भारत में। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत में मुख्य रूप से 5 राज्यों में विस्तृत होती है। और ये राज्य आपको पता होने चाहिए। कभी कभी क्रम लगाने को पूछता है भाई आपसे, तो देखेंगे। देखो, 5 राज्य कौन कौन से हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, इन्हें ऐसे ही लिख लें। आगे बिल्कुल मैप से हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल विस्तृत तरीके से। तो सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद में यूपी के बाद में ये जाती है बिहार के बाद जाती है ये झारखंड, और झारखंड के बाद
ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, तो इन 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। इनमें से उत्तराखंड में से इसका उद्गम होता है। यूपी में सर्वाधिक लंबाई तक बहती है। यूपी में सर्वाधिक लंबाई है इसकी, लगभग 1140 किलोमीटर तक बहती है। लगभग में कम ज्यादा थोड़ी सी होती है भाई। उसके बाद देखो झारखंड में सबसे कम लंबाई है इसकी, सबसे कम लंबाई है, ये भी बात पूछी जाती है, मात्र 40 किलोमीटर के समथिंग बहती है। और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और दूसरी सर्वाधिक लंबाई तक यहीं पर बहती है। दूसरी सर्वाधिक लंबाई तक यहीं पर बहती है। ये 2-3 बातें आप याद रखना भाई, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले हम इसका पढ़ने वाले हैं उद्गम, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके उद्गम से ही बनते हैं। क्लियर है भाई। अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो एक जल राशि के रूप में नहीं होता है। गंगा नदी का उद्गम एक जल राशि के रूप में नहीं होता है, अपितु गंगा नदी दो मुख्य रूप से दो जल राशि का संयुक्त रूप है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। गंगा नदी एक जल राशि के रूप में नहीं निकलती है, अपितु इसे दो जल राशि का संयुक्त रूप या दो जल राशियों के संयुक्त रूप के फलस्वरूप क्या बनती है, गंगा नदी। आप लिख भी सकते हैं, ये वन लाइन क्वेश्चन बना हुआ है कि गंगा नदी किन दो नदियों के संयुक्त रूप से बनती है। तो एक तो भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। तो ये दो प्रमुख नदियां हैं। इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। कहां होता है भाई? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद इन दोनों की संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के पश्चात इन दोनों की संयुक्त धारा को किस नदी के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको देखो पूरा चार्ट बनाकर दिखा देता हूं और आसानी हो जाएगी। बहुत जटिल उद्गम है इसका, तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ और आसानी से समझें, लिखते हुए चले एक एक चीज को। हर एक शब्द आपके काम का है, हर जगह से क्वेश्चन बने हुए हैं। देखते हैं, आप हेडिंग लिख सकते हैं गंगा नदी का उद्गम। तो आप ये बात तो समझ गए भाई कि एक जल राशि नहीं है और इसकी जो प्रमुख नदी मानी जाती है वो भागीरथी ही मानी जाती है भाई। देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा से पूर्व भागीरथी, गंगा से पूर्व इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या लिखेंगे भाई? भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? देखते हैं देखो इससे आगे और क्या क्या चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं आपसे। जैसे मैं आपको पूरा चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक उद्गम बिंदु ये मान सकते हैं आप, दूसरा ये यहां से मान सकते हैं भागीरथी नदी निकल रही है। सही है भाई, यहां से भागीरथी नदी और यहां से निकल रही है अलकनंदा। यहां से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। एक बात और याद रखनी है, ये जो अलकनंदा नदी है इसी के तट पर एक प्रमुख बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ स्थान या फिर प्रमुख तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है? अलकनंदा नदी के। तो देखेंगे, देखो भागीरथी नदी यहां से निकलती है और अलकनंदा नदी यहां से निकलती है, दोनों एक स्थान पर जाकर मिल जाती हैं। ये है देवप्रयाग। तो ये एक स्थान है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये दोनों नदी मिल जाती हैं और मिलने के पश्चात इनकी जो संयुक्त धारा होगी उसे कहते हैं गंगा नदी। तो यहां से गंगा नदी आपको मिलती है। क्लियर है? उससे पहले यहां की चीजें पढ़ लेते हैं। देखो हम यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है। देखो भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है? मूल नदी इसी को माना जाता है गंगा नदी की। तो इसका उद्गम उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यहां पर गोमुख के निकट
गोमुख के निकट एक ग्लेशियर है गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी, तो गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है। आप याद रखेंगे भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है, जबकि अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो उद्गम बिंदु है सतोपंथ हिमानी। क्या है भाई? सतोपंथ हिमानी। तो आप याद रखेंगे अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? ये भी उत्तराखंड में अलकापुरी से निकलती है। कहां से? अलकापुरी में। कहां से निकलती है भाई? सतोपंथ हिमानी से। लेकिन अलकनंदा नदी के बारे में कुछ बातें आपको और भी जाननी होंगी। जैसे गंगा नदी दो धाराओं का संयुक्त संगम है, उसी प्रकार से अलकनंदा नदी भी दो नदियों के या दो जल राशियों के संगम से बनती है। क्लियर है? आप जान लें। देखो ये कह सकते हैं ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है भाई, और इस ग्लेशियर से दो जलधाराएं निकलती हैं, एक तो ये और दूसरी ये दो जलधाराएं अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। इधर वाली जलधारा को आप कह सकते हैं, इसे विष्णु गंगा कह सकते हैं, विष्णु गंगा, और इसे धौली गंगा, धौली गंगा। तो आप याद रखेंगे जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम सतोपंथ हिमानी से तो है, लेकिन दो जल राशियों के रूप में निकलती है, पहली धौली गंगा और दूसरी विष्णु गंगा। ये दोनों एक स्थान पर आकर मिल जाती हैं और इस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? विष्णु प्रयाग के नाम से। तो आपको याद रखना है विष्णु प्रयाग उत्तराखंड में है और यहीं पर धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिलती हैं। धौली गंगा को मूल रूप से अलकनंदा नदी माना जाता है, मूल रूप से अलकनंदा नदी माना जाता है। तो इतना क्लियर है। आगे चलकर इसी के देखो ये नदी इस तट पर बह रही है, तो मैंने आपको क्रम बताया था कि नदी जिस दिशा में बहती है उसी के साइड फेस करके हम देख लेते हैं कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। अगर ये नदी ऐसे बह रही है तो इसका दायां और ये बायां, तो ये बायां तट होगा और ये दायां। तो इसके बाएं तट पर एक नदी आकर मिलती है, इसके बाएं तट पर एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है भाई? नंदाकिनी नदी। तो ये जो नंदाकिनी नदी है ये मुख्य रूप से अलकनंदा नदी में जहां पर आकर मिलती है उसे नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नंद प्रयाग। तो आप लिख सकते हैं ये स्थान कौन सा है? नंद प्रयाग। ये देखो थोड़ा सा ऐसा हो गया है भाई, आप एडजस्ट कर लेना। नंद प्रयाग है ये। और नंद प्रयाग के बाद एक स्थान और है जहां पर एक नदी आकर और मिलती है, वो भी बाएं तट से। आप ये वाला स्थान देख सकते हैं। यहां पर जो नदी आकर मिलती है वो है पिंडार नदी। क्या नाम है इस नदी का भाई? पिंडार नदी। और इस पिंडार नदी का उद्गम होता है पिंडार ग्लेशियर से। मैं लिख देता हूं, देखो इसका उद्गम कहां से है? पिंडार ग्लेशियर। तो देखो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद में नंद प्रयाग, और ये नदी जहां पर आकर मिलती है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। किस नाम से जानते हैं भाई? कर्ण प्रयाग। तो आपको याद रखना है। इसके बाद एक नदी और आकर मिलती है, ये तीन होगा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिलती हैं। इसके बाद में अगला है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में जो अलकनंदा नदी है और मुख्य रूप से नंदाकिनी नदी है ये आकर मिलती हैं। इसके बाद में अगला है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में मुख्य रूप से पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। ये दोनों बाएं तट से आकर मिलती हैं, जबकि एक प्रमुख नदी इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। एक प्रमुख नदी इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। आप ये नदी मान सकते हैं, सही है। इसका नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। ये है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी आप लिख सकते हैं। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जहां पर आकर मिलती है, मंदाकिनी नदी
जहां पर आकर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। किस नाम से जानते हैं भाई? रुद्रप्रयाग। तो आप याद रखेंगे। और ये जो मंदाकिनी नदी है इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में। देखो जब हम ग्लेशियर पढ़ रहे थे तो एक प्रमुख ग्लेशियर उत्तराखंड का मैंने आपको बताया था, चोराबाड़ी। चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो ये जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, इस चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और अलकनंदा नदी में कहां जाकर मिलती है? रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है। और इसके पश्चात और इसी नदी पर, ये जो मंदाकिनी नदी है, इसी नदी के तट पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है केदारनाथ। इसके तट पर ही एक प्रमुख स्थल है केदारनाथ। तो याद रखना, केदारनाथ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के। जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर। और ये है पूरा इसका चार्ट, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी धाराएं मिलती हैं? तो धौली गंगा, विष्णु गंगा। इसके बाद में नंदप्रयाग में तो अलकनंदा और नंदाकिनी। इसके बाद में जो आपका कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में कौन कौन सी हो गई भाई? मुख्य रूप से आपकी पिंडार नदी और अलकनंदा। इसके बाद में लास्ट रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी हो गई आपकी? एक तो मंदाकिनी नदी और दूसरी अलकनंदा नदी। फिर जो पूरी आपकी भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, आकर कहां मिल जाती हैं? देवप्रयाग में। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अभी आपसे, कौन सी नदी संगम घाटी सबसे गहरी है? तो याद रखना, जो देवप्रयाग स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं, वो सबसे गहरी नदी घाटी संगम घाटी है। सबसे गहरी संगम नदी घाटी है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। इतना क्लियर है भाई? तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं भाई गंगा नदी तंत्र, 3 से 4 वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे बहुत ही धैर्य के साथ, हर एक छोटी से छोटी बात को समझते हुए। और आपको याद रखना है, ये जो भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी में एक नदी और आकर मिलती है, भीलांगना। एक नदी आकर और मिलती है, भीलांगना। तो आप याद रखेंगे भीलांगना और इन दोनों के संगम पर, देखो मैं लिख देता हूं, भीलांगना नदी। तो भागीरथी और भीलांगना इन दोनों के संगम पर एक डैम बनाया गया है, जिसका नाम है टिहरी डैम। तो याद रखना, टिहरी डैम भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा डैम है। भारत का सबसे ऊंचा डैम है। जनरली आपसे 1 लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां है? तो उत्तराखंड में। आप समझ गए होंगे किस नदी पर है? भागीरथी। लेकिन यह पूछा जाता है किन नदियों के संयुक्त मुख पर है? तो भागीरथी और भीलांगना। भागीरथी और भीलांगना इन दोनों नदियों के संयुक्त रूप से मुहाने पर इस नदी की अवस्थिति है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि गंगा नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है, और अगली वीडियो में आगे की चीजों को हम कवर करेंगे भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें भाई। क्लियर है? थैंक यू। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।